नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड लर्निंग चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस, कॉल पुट ऑप्शंस की। होल्डर्स क्या होते हैं, राइटर क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है। ये सारी की सारी टर्म जो आप कॉल और पुट ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और ये किन लोगों के लिए सूटेबल ज़्यादा है। हम पूरी बातें करने वाले हैं इनमें, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे जैसे हम इस वीडियो में जाएंगे, आप प्लीज़ उसको बने रहें उस वीडियो में। और हम एक क्विज भी करेंगे जिससे आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकें, और कमेंट्स के थ्रू अगर आपके कोई भी डाउट हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हम मोर देन हैप्पी होंगे आपके कोई भी सवाल इस पे, या किसी टॉपिक को और ज़्यादा डीपर लेवल पे आप समझना चाहते हैं, हम विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चन। सो बिना कोई देरी किए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला सवाल आता है कि ऑप्शन होती क्या है। व्हाट इज ऑप्शन? तो इसकी पहली डेफिनेशन तो मैं ये बोलूँगा कि ऑप्शन जो है एक तरीके का फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। आप कहेंगे पहले ऑप्शन बोल दिया फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव बोल दिया, भाई ये इतना टेक्निकल टर्म को यूज करके अगर ये वीडियो होने वाला है तो कैसे ये सिंपल होगा। तो प्लीज घबराइए मत, ये मैं शुरुआत है, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। आपको ये सब टर्म बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि ऑप्शन क्या होती है, ऑप्शन एक तरीके की फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। तो सवाल आता है कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या चीज़ है। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो होते हैं वो बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। वो अपनी वैल्यू को किसी और असेट से डिटरमाइन करती है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, हम घिरे हुए हैं, हम मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम लोग कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, हम ऑल द टाइम इस टाइप के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिनको हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि वो किसी टाइप का फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके शेयर्स का। आप सब शेयर्स खरीदने बेचने में एक्सपीरियंस होंगे, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट आपने सुना जरूर होगा उसके बारे में। शेयर्स को कैसे खरीदा जाता है, बेचा जाता है। शेयर्स क्या है? शेयर्स की अपनी कोई वैल्यू थोड़ा ना है। शेयर तो एक पीस ऑफ पेपर है, एक पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और कुछ नहीं है वो। तो उसकी वैल्यू कहाँ से आती है? उसकी वैल्यू आती है कि वो किस कंपनी का शेयर है, उस कंपनी की अपनी वैल्यू क्या है, उसकी उस कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस क्या है। तो शेयर की वैल्यू डिराइव होती है कि जो वो अंडरलाइन कंपनी है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो शेयर इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ए गुड ऑप्शन, गुड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। और ऑप्शन जो होती हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। अब ये सवाल आता है कि अगर इन ऑप्शंस की या फाइनेंशियल डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है तो इनका यूज क्या है। इनका बहुत जरूरी यूज है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हम अपने अराउंड बिल्कुल सराउंडेड हैं, हम कितनी ऑप्शंस के साथ हम डे टू डे बेसिस में डील करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, जब आप होम लोन लेने जाते हैं, होम लोन लेने जाने पे 9 आउट ऑफ द 10 लोग जो हैं वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की ऑप्शन लेते हैं। फिक्स रेट में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं ताकि आपके पास ये गारंटी रहे, आपके पास ये सर्टेनिटी रहे कि पूरे लोन पीरियड के दौरान मेरी इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, मेरा इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए कि कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, तो मैं वो दूंगा कैसे। तो इस उस पीस ऑफ माइंड को लेने के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट अपफ्रंट देने को तैयार होते हैं। तो ये भी एक तरीके का डेरिवेटिव है जो हम सब लोग यूज़ करते हैं। तो छोटी छोटी बात अगर मैं बोलूं कि ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो है थे हमारी डे टू डे लाइफ में हम जाने अनजाने में यूज करते रहते हैं। हम बिना रियलाइज किए कि ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है हम उनका उपयोग करते हैं और उनके फायदे भी उठाते हैं। तो ऑप्शन भी जो होती है वो एक तरीके की फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। चलिए अब बात करते हैं कि स्टॉक ऑप्शन क्या होती है। तो स्टॉक ऑप्शन की पहले ले लेते हैं हम एक डेफिनेशन। डेफिनेशन जो इसकी होती है वो है, a stock option gives an investor the right but not the obligation to buy or sell a stock at an agreed price and date। तो छोटे छोटे शब्दों में अगर मैं बताऊं, सिंपल शब्दों में बताऊं, तो स्टॉक ऑप्शन बेसिकली जो भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो एज ए बायर इन्वेस्ट कर रहा है या एज ए सेलर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास एक राइट है। वो राइट के अंदर
वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट भी कर सकता है या उससे कहता है भैया ये मेरे काम की नहीं है क्योंकि इसमें तो नुकसान हो जाएगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो वो उससे दूर, उससे वॉक आउट भी हो जाता है, उसको एग्जीक्यूट ना करने का भी डिसीजन ले सकता है। इस ऑप्शन में ऐसा नहीं होता कि आप तो कंपल्शन हो गया कि अगर आपने बच्चा अपने एक स्कूल में भेजा है तो स्कूल की फीस तो देनी ही पड़ेगी, वो कंपल्शन ऑब्लिगेशन सब कुछ है आपका। आपका राइट नहीं है कि भाई अगर स्कूल ने फीस बढ़ा दी तो आप कहो जी नहीं मेरा बच्चा, मैं नहीं कर रहा, मैं तो इससे बाहर आ रहा हूँ। आपका बच्चा को बाहर आना पड़ेगा स्कूल से तभी होगा। स्टॉक ऑप्शन में ये ऑप्शन है होती है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका आपने एक प्रीमियम दिया है, लेकिन आपके पास एक एंटाइटलमेंट है, राइट है कि आप उसको एग्जीक्यूट करें या ना करें। आपके ऊपर कोई कंपल्शन या ऑब्लिगेशन नहीं है। तो पहली तो ये बात बड़ी क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये हमेशा एक एग्रीड प्राइस पे होता है और एक एग्रीड रेट पे होता है। तो दो पार्टियां मान लिया आते हैं कि भाई चलो हम ये धंधा करने को तैयार हैं, इस धंधे के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको, अगर आप मेरे को इस महीने के लास्ट में ये चीज देंगे तो मैं इस महीने के एंड में आपको इसके 100 रुपए देने को तैयार हूँ। दो बंदों ने कहा। तो बंदे ने कहा कि ठीक है भाई, 100 रुपए तू देगा मुझे इसके और तू इसको खरीदने को तैयार है, मैं ठीक है मैं भी बेचने को तैयार हूँ तेरे को ये 100 रुपए पे, कि मुझे रिस्क तो है कि हो सकता है ये 100 की 120 हो, मुझे 120 में लेके तेरे को 100 में देनी पड़ेगी तो मेरा नुकसान हो सकता है। तो भाई इस अरेंजमेंट के लिए ठीक है मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने, सौदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ तो प्रीमियम तेरे को देना पड़ेगा, कुछ तो मतलब पैसे देने पड़ेंगे। भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ, तेरा तो कोई रिस्क नहीं है। तो बायर भी कहता है कि भाई ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रीमियम, 5 रुपए 10 रुपए जो भी प्रीमियम है वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा क्या है कि सबसे ज्यादा ज्यादा लॉस मेरा होगा 5 रुपए 10 रुपए। लेकिन अगर ये 100 रुपए से ज्यादा की चीज मैंने 100 रुपए में खरीद ली तो जितना भी ज्यादा उसकी उस समय मार्केट वैल्यू होगी उतना मेरा प्रॉफिट हो गया। तो बायर को बड़ा मजा आ गया। तो ये इस तरीके से स्टॉक ऑप्शन काम करती है कि एक फ्यूचर डेट पे दो पार्टियां एग्री कर लेते हैं कि इस प्राइस पे हम इस चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे। बेचने वाला उसके बदले में थोड़ी सी इनकम लेता है जिसको प्रीमियम बोलते हैं, और बायर उसका प्रीमियम देके एक सर्टेनिटी लिखी है फ्यूचर डेट में मेरे को इतने पैसे में ये चीज मिल जाएगी, और अगर वो चीज के पैसे बढ़ गए तो आपको फायदा हो गया, और अगर कम हो गए तो मैंने जो प्रीमियम दिया था वो दे के मैं छूट गया, भाई मैं तो इस सौदे को पूरा नहीं करूंगा। सेलर को भी उस केस में सौदे का जो प्रीमियम मिला वो उसकी इनकम हो गई। लेकिन अगर प्राइस ऊपर हो गया तो सेलर को तो पैसे ऊपर से भी देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये स्टॉक ऑप्शन काम करती है। तो स्टॉक ऑप्शन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। अब कब पुट और कब कॉल, अगर इसको हम बायर के तरीके से समझें कि अगर आप पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो जो भी स्टॉक का ऑप्शन, आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसके प्राइस का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डाउन होगा, उसका प्राइस गिरेगा। अगर वो आज की डेट में 150 रुपए है तो वो आप उम्मीद करें कि वो 120 में हो जाएगी। तो अगर मैं आज की डेट में 150 रुपए में वो चीज ले रहा हूँ, क्या कहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, तो सेलर को मुझे 150 ही पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो 120 हो गया तो मेरा 30 रुपए का प्रॉफिट, अगर वो 100 रुपए हो गया तो मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट। तो पुट उस केस में खरीदी जाती है जब बायर को लगता है कि मार्केट डाउन होने वाली है और शेयर के प्राइसेस कम होने वाले हैं। कॉल दूसरी तरफ तब खरीदी जाती है जब कि बायर को लगता है कि वो स्टॉक के प्राइस, मार्केट के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो जब भी आप बेरिश है, जब आपको लग रहा है कि सब कुछ डाउन आने वाला है, तो पुट ऑप्शन खरीदिए। और जब आप बुलिश है, जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो आप कॉल ऑप्शन खरीदें। ये पुट और कॉल ऑप्शन दोनों आप स्टॉक की भी खरीद सकते हैं। ऑप्शंस की लिस्ट होती है स्टॉक की, सारे स्टॉक ऑप्शंस में नहीं होते लेकिन सारे बड़े स्टॉक मोटा मोटी होते हैं। या फिर आप एक्सचेंजेस की भी, जैसे निफ्टी की, निफ्टी बैंक की ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं। जनरली इनका एक लॉट साइज होता है। तो जैसे कि मैं निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं पुट या कॉल खरीदना चाहता हूँ तो वो 75 शेयर्स का लॉट होता है। तो और अगर किसी स्टॉक पे लेते हैं जैसे कि मान लिया टीसीएस की बात करते हैं, तो टीसीएस का लॉट साइज जो 300 शेयर का होता है। तो हम बातें कर रहे हैं एक एक शेयर की यहाँ पे, लेकिन आप उसको मान के चलिए कि वो एक शेयर का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो टाइम्स हो जाएगा। टीसीएस का अगर है तो 300, निफ्टी इंडेक्स का है तो टाइम्स 75। इस तरीके से आप माइंड में लेके चलिए इसको। तो अब
समझते हैं कि जो टर्म्स की यूज होती हैं इसमें स्टॉक ऑप्शन में वो क्या होती हैं। तो पहली पहली टर्म्स जैसे मैंने हाईलाइट कर दी है इस डेफिनेशन में, बाई, सेल, एग्रीड प्राइस, एग्रीड डेट, इनको बोलते क्या हैं? जो बायर होता है, जो बाई करता है, उसको बोलते हैं ऑप्शन होल्डर या बायर। जो सेलर होता है उसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर। जो एग्रीड प्राइस होता है फ्यूचर डेट का, जिस पे डील होने वाली है, जिस पे डील एग्री होती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और जिस डेट में वो होने वाली है उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट, सेटलमेंट डेट। इसके अलावा भी एक टर्म होती है जिसको आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पॉट में क्या प्राइस है। अगर हम आज की बात करें तो आज का प्राइस क्या है, अगर हम एक्सपायरी डेट का बात करें तो एक्सपायरी डेट में जो भी प्राइस उस दिन होगा वो उस दिन का स्पॉट प्राइस कहलाएगा। तो ये टर्म्स उम्मीद करता हूं आपको बड़ी क्लियर हो गई होंगी। कमेंट्स में लिखिए अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, और अगर किसी चीज को और समझना है तो भी कमेंट्स में लिख के हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। अब बात करते हैं, पहले एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ ब्रेक में हम पूछते हैं आपसे कि आप उन 3 फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का नाम बताइए जो आप डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं या डे टू डे बेस पे आपने पास में यूज किया है। अच्छा रहेगा, देखते हैं आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। हमने एग्जाम्पल करके हमें समझाया था कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव होते क्या हैं। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए हमारे को कमेंट्स में कि कौन से ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप खुद अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। और अगर नहीं यूज करते हैं तो भी कोई बात नहीं, कम्युनिटी ऑफ हमारी जो है सब्सक्राइबर की, व्यूअर्स की, उनके कमेंट से भी आप लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो काम चीज करने से पहले हम देखते हैं कि इसका जो कोड होती है, कोडिंग जो होती है, जब आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट में आप इसका सेल या परचेज करने हैं तो कैसे चूज करते हैं, तो इसको कैसे कोड को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिलायंस कंपनी का एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पुट ऑप्शन की हम डी कोडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पुट ऑप्शन डी कोडिंग, तो जैसे ये कोड था, तो पहले ये वर्ड जो होते हैं वो रिलायंस होते हैं। ऐसे ही इन्फी हो सकता है इन्फोसिस के लिए, टीसीएस होता है टीसीएस के लिए, और भी टाटा मोटर्स हो सकता है यहाँ पे। तो वो कंपनी के नाम के हिसाब से जिस भी कंपनी का आप करते हैं। सेकंड है ये डीईसी दिसंबर, ये दिसंबर मंथ की पुट ऑप्शन है। और जे इसकी जो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। तो दिसंबर का जो भी लास्ट थर्सडे होगा वो डेट जो है वो इसकी एक्सपायरी डेट बन जाती है। आप बात करते हैं ये 1800 या क्या चाहिए, 1800 है ये स्ट्राइक प्राइस। तो ये प्राइस पे दो पार्टियां एग्री कर रही हैं पुट ऑप्शन को खरीदने और बेचने के लिए। पी, पी क्या होता है? पी बेसिकली होता है पुट यूरोपियन। हमारे देश में आज की डेट में सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस ही बेची जाती है। इसके अलावा अमेरिकन ऑप्शंस भी होती है, बट लेट्स नॉट कंफ्यूज, सिंपल रखते हैं इसको हम, क्योंकि यूरोपियन ही खरीद बेच सकते हैं इंडिया में। तो हम इसको पीई का मतलब बस समझ लेते हैं कि ये पुट ऑप्शन है, पुट यूरोपियन ऑप्शन है। और ये जो अमाउंट 5955 है, जिसको हम 60 रुपए मोटा मोटी मान सकते हैं, ये बेसिकली द प्रीमियम है कि इस ऑप्शन को आप खरीदना चाहते हैं। तो खरीद रहे हैं तो आप इतना पैसा देंगे, अगर बेच रहा है जो, वो इतना पैसा रिसीव करेगा और उसका बाई सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसको कि बायर के एंगल से, कि अगर आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका प्राइस जो है स्टॉक का, रिलायंस का, कम होने वाला है। जो दिसंबर के लास्ट थर्सडे तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसका प्राइस 1800 से कम होगा। और अगर कम होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। और अगर ये 1800 या 1800 से ऊपर रहता है तो भी आपका जो लॉस है वो 60 रुपए जो आपने प्रीमियम पे किया। सेलर के लिए, राइटर के लिए कहानी अलग है। उसके लिए 60 रुपए की तो इनकम हुई उसको, तो दैट इज द मैक्सिमम इनकम राइटर कैन हैव। लेकिन उसका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। अगर ये 1800 वाला दिसंबर के लास्ट थर्सडे में हो गया 1500 या 1000 रुपए, तो उसके तो लॉस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो लॉस आप कैलकुलेट करते हैं कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 1800 इस केस में, जो उस दिन का स्पॉट प्राइस मान लिया 1000 रुपए है, तो 1800 में से 1000 निकाल दिए तो 800 रुपए। और उसके ऊपर क्योंकि 60 रुपए की इनकम राइटर को हुई थी प्रीमियम मिलने से, 60 रुपए को और माइनस कर दीजिए। तो उस केस में जो अगर 1800 के स्ट्राइक का प्राइस
स्पॉट प्राइस 1000 हो जाता है, तो उस केस में 740 रुपए का लॉस हो सकता है राइटर को, और दूसरी तरफ बायर को 740 का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ऑप्शंस में बायर की जो है अपसाइड जो है, प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस जो है उसका लिमिटेड है, फिक्स्ड है, जो भी प्रीमियम उसने दिया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा आपको। तो इसको अगर हम चार्ट से समझे, जैसे ये रेड डॉट में दिखाया 1800 पे है जो स्ट्राइक प्राइस है, ये ब्रोकन लाइन, और ये ग्रीन एरिया जो अब शेड करके आ रहा है इस चार्ट के ऊपर, ये बेसिकली आपकी बायर की अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट की। तो ये 1800 से 1600 प्राइस हुआ, जैसे लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो ये 1600 रुपए पे ऑलमोस्ट 140 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। और अगर इसको हम ब्रोकन लाइन, रेड लाइन की अगर राइट साइड में देखते हैं, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में आउट ऑफ द मनी। आपकी ऑप्शन जो है आउट ऑफ द मनी हो गई है। ओटीएम, आउट ऑफ द मनी का मतलब है कि इसमें प्राइस बढ़ गया है, इसलिए आपको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपका जो लॉस है वो वही 60 रुपए का है, जो इस लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है कि 60 रुपए का लॉस आपका हो गया। और अगर प्राइस कम हो गया तो आप इन द मनी हैं, आपको पैसा आ रहा है, तो बिल्कुल क्लियर, जैसे नोट गिनने के लिए तैयार हो जाइए, इस तरीके का सिनेरियो हो गया इन द मनी में। इन द मनी में आप बेसिकली वही ग्रीन एरिया जो मैं बात कर रहा था, वो ग्रीन एरिया आपकी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा प्राइस गिरेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन की कोडिंग को। तो कॉल ऑप्शन की भी कोडिंग इस तरीके से होती है, जैसे ये अब आ गया आपकी स्क्रीन पे। रिलायंस, अगेन कंपनी का नाम, दिसंबर वही, लास्ट थर्सडे ऑफ दिसंबर बिकम्स दी एक्सपायरी डेट, 1800 का स्ट्राइक प्राइस। सी यहाँ पे हो गया, पीई की जगह सी हो गया, सी का मतलब है कॉल यूरोपियन, जैसे पीई में था पुट यूरोपियन, ये हो गया कॉल यूरोपियन। और 59.55 मैंने आर्गुमेंट सेक के लिए सेम ही अमाउंट रखा है कि 60 रुपए का आसपास का आपको प्रीमियम। अब इसको समझते हैं चार्ट में। अब इसमें कॉल कैसे, आपको याद होगा कि कॉल कब खरीदता है बायर, जब वो उम्मीद कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और जितना प्राइस ऊपर जाएगा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो इस केस में भी अगर हम बात करते हैं, ये रेड डॉट जो 1800 रुपए पे है, तो इसके राइट साइड में प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050, जितना मर्जी चला जाए, तो वो जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। तो ये ब्रोकन लाइन से राइट साइड में ये ग्रीन एरिया जो है, ये सारा का सारा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है बायर के लिए। और इसका जो लॉस है, जब ये आउट ऑफ द मनी होगा, यानी कि अगर इस कॉल का ये पैसा, ये शेयर प्राइस अगर कम हो गया, क्योंकि कॉल है ये, तो इसमें पैसा अगर शेयर प्राइस कम होगा, जो कि ये साइड है, ये रेड लाइन मैंने अभी बनाई है ये वाली, तो ये रेड लाइन में उसका लॉस होगा, लेकिन उसका लॉस वही 60 रुपए रहेगा, क्योंकि उतना ही उसने प्रीमियम पे किया। तो आउट ऑफ द मनी अगर ये होगी, अगर स्ट्राइक प्राइस से पैसा कम होगा, और अगर स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा, तो आने दो पैसे को, आने दो, इन द मनी हो गए आप। इन द मनी होते ही आपको ये जो ग्रीन शेडेड एरिया दिख रहा है, ये सारी की सारी आपकी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूं आपको ये सरल तरीके से समझ आ रहा होगा। कमेंट्स जरूर दीजिए, हमें बताइए कि आपको अगर कोई सवाल है या कोई चीज और समझने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा एस्पेक्ट जो हमने इस वीडियो में कवर करना था, वो ये था कि भाई ये किन के लिए है, हु इज इट फॉर। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये तो गंदी आदतें हैं, ये गैम्बलिंग की तरह है, ये तो बेटिंग है, इसका कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुछ हद तक तो मैं मानता हूं कि ऑप्शंस को कई लोग अंधाधुंध भी खेलते हैं, जिसको मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, वो गैम्बलिंग है, वो स्पेकुलेशन है, और उसमें बड़े लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको साइंस की तरीके से चलें, अपने आप को कवर करके चलें, तो इसमें आप पैसा बना सकते हैं बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए हुए। तो अब वही समझते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि जो बायर इसमें है, वो तो भाई बहुत ही सेफ खेलता है, उसकी डाउनसाइड, उसका लॉस हमेशा फिक्स होता है प्रीमियम के बराबर। राइटर की कहानी थोड़ी गड़बड़ है, तो हम राइटर के हिसाब से समझेंगे कि वो अपने अनलिमिटेड एक्सपोजर को, जो अनलिमिटेड लॉस उसके लिए हो सकता है, उसको वो किस तरीके से मैनेज करे। इसमें दोनों तरीके के लोग होते हैं, स्पेकुलेटर्स भी होते हैं और इन्वेस्टर भी होते हैं। स्पेकुलेटर जनरली ब्लाइंड खेलते हैं इसमें, और ब्लाइंड खेलते हैं तो उसमें तो वो फ्लिप ऑफ द कॉइन की तरह हुआ। आप हो सकता है जीत जाएं, आप हो सकता है गलत हो जाएं। जब गलत होते हैं तो भाई बड़े बड़ों के लॉसेस आते हैं, बड़े बड़े लॉसेस आते हैं, और आपका सब कुछ बिक जाता है।
इन्वेस्टर के तरीके से करोगे तो आप तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से करोगे और इस पे पक्का पैसा बनाओगे आप। तो हम इन्वेस्टर के तरीके से बात करते हैं तो उसके कई गुड स्ट्रैटेजी है। सबसे बढ़िया गुड स्ट्रैटेजी है कि अपने आप को कवर करके चलो। अगर मान लिया आप अपनी कॉल बेच रहे हो, रिलायंस की कॉल आप 1800 पे बेच रहे हो और रिलायंस का लॉट साइज है 500 शेयर का, तो पहले मेक श्योर कि आपके पास डीमेट अकाउंट में 500 शेयर रिलायंस के हैं, इसको कवर है आपके पास, तभी आप बेच रहे हो। क्योंकि मान लिया अगर ये प्राइस ऊपर चला गया तो वो प्राइस होगा मान लिया 2000 रुपये और 1800 पे आपने स्ट्राइक है, पहले मार्केट से आपको 2000 के शेयर उठाने पड़ेंगे, फिर 1800 में बेचने पड़ेंगे। तो आप तो तोते उड़ जाने, आपके पैसे बिल्कुल नहीं बनने वाले आपके। तो इसलिए कवर्ड करके चलना ही सबसे सेंसिबल डिसीजन है। पहले अपनी पॉकेट में रखो शेयर्स, तब कॉल उसकी बेचो। और अगर ऐसा करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकती है, लेकिन रियल लॉस नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ जरूर कमाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि मान लिया आपने 500 शेयर 1500 के खरीदे हुए थे, 1800 में आपने बेचने के लिए लगा दिए, प्राइस हो गया 2000, तो आपने 1800 में वो बेच तो दिए, लेकिन 1500 से 1800 में बेचे, 300 रुपए का फिर भी प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ, अगर आपने वो कॉल नहीं बेची होती तो आप 1500 वाली चीज 2000 में बेचते, तो मतलब 500 का प्रॉफिट होता। लेकिन अभी भी 300 का प्रॉफिट तो है ही ना, तो मतलब आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है, उसमें रियल लॉस नहीं होगा। तो कवर्ड करके चलिए। कवर्ड का पुट में कैसे करते हैं? पुट जब बेच रहे होते हैं तो पुट बेचने के लिए आप अपनी डीमिट बैलेंस में पैसे जरूर रखिए। आप ये जरूर रखिए कि अगर आपने पुट कोई बेची है तो अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप क्या कहते हैं कम पैसे वाली चीज ज्यादा पैसे में खरीदें। आप अपने पास पैसे रख के उसको ले लीजिए, उसकी डिलीवरी ले लीजिए, उस शेयर्स को अपने पास रख लीजिए। उस शेयर को आपके पास आने के बाद आपके पास चीज तो आई, आपके और लॉस नहीं हुआ। ठीक है, उस समय आपको महंगे में चीज लेनी पड़ी, लेकिन वो चीज आपके पास है, अगले महीने 2 महीने में वो चीज फिर ऊपर जाएगी, या कॉल बेच देना आपकी उसकी। कई तरीके से आप फिर पैसा उस पर कमा सकते हो। तो जो बिजनेसमैन होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो कभी भी ब्लाइंड नहीं खेलता, वो अपने आप को कवर करके चलता है। तो यही मेरी आपसे सलाह है कि आप कवर करके ऑप्शंस खेलिए अगर आप उसमें पैसा बनाना चाहते हैं। स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो ब्लाइंड खेलते हैं, नेकेड खेलते हैं, उनके पास लिमिटेड पैसा नहीं होता, इसलिए वो पुट ऑप्शन बेचते समय पैसा नहीं रख सकते, या कॉल ऑप्शन से पहले अपने पास शेयर खरीद के नहीं रख सकते क्योंकि पैसे कम है उनके पास। तो वो गैम्बलर की तरह बैटिंग करते हैं, उसमें भी कई स्ट्रेटजीज है, तो वो नेकेड खेलते हैं। लेकिन उसको भी मिटिगेट करने के तरीके होते हैं। जीरो तो नहीं कर सकते उसमें क्योंकि रिस्की तो रहता ही है वो, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो। तो उसकी कई स्ट्रेटजी आती हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रैडल स्ट्रेटजी है, या स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी है, मैरिड ऑप्शन स्ट्रेटजी है, कई कई तरीके की आती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट दीजिए, हम उसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन वो ऑप्शंस हैं जिस तरीके, बट मेरी सलाह है, खासकर आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, पहली बार ऑप्शंस में घुस रहे हैं, तो ये नेकेड ऑप्शन से दूर रहिए, अपने आप को कवर्ड करके चलिए। नेकेड में अगर आप घुस गए पहले पहले तो आपको बहुत बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये प्लीज बात बांध दीजिए, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, जब तक आपके पास पैसे नहीं, जब तक कवर्ड नहीं किया आपने अपने ऑप्शंस को, आप प्लीज मत घुसिए इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बड़े सरल भाषा में समझ आया होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, A to Z लर्निंग चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, और जब भी हम नया वीडियो देंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको इमीडिएटली मिलेगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।